ये इस तरह से लगातार कर रहे हैं कि ताकि एक आइसोलेट हो सके, ताकि हम लोग आइसोलेट हो सके, क्योंकि हम लोग लगातार बीजेपी और आरएसएस का जो सत्ता है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमको स्टूडेंट्स आइसोलेट करने के लिए, हमको डराने के लिए, हमको पीछे करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स कर रहे हैं। एनआईए के अलावा जो इंटेलिजेंस और एटीएस, ये सारी एजेंसीज भी इसमें मिलकर काम कर रही है। एटीएस जो यूपी में काम कर रही है, उसका पूरा एक गुंडा वाला चरित्र है, जो वो गुंडागर्दी करती है। बाबरी मस्जिद का के बाद में इनका जो कंटिन्यूएशन है, जो ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है, उसको टारगेट करने का, काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ में अब ज्ञानवापी उनका अगला निशाना है कि किस तरह से वो पूरा कम्युनल टेंशन एक वाराणसी में क्रिएट किया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स पर अटैक्स, साथ में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बढ़ाने के लिए बीएचयू शुरू से ही जो बीजेपी आरएसएस एबीवीपी का गढ़ रहा है, आरएसएस की शाखा बीएचयू में चलती है और एबीवीपी के प्रोग्राम्स वहां पर लगातार होते हैं और एबीवीपी के फ्लैग्स पूरे कैंपस में लगाए जाते हैं, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कभी भी ये स्पेस या फ्रीडम नहीं मिलती है कि वो अपना कुछ भी प्रोग्राम के लिए उनको हॉल मिले या फिर वो अपना फ्लैग्स लगा सके। तो वो स्पेस हम देख रहे हैं कि जितनी पहले थी वो रिड्यूस होती जा रही है। और अभी हाल में जैसे मोहन भागवत बीएचयू में उन्होंने एक पूरा ट्रिप लिया था बनारस में, जिसमें उन्होंने बीएचयू भी आए थे। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको लगातार कैंपस में इनवाइट किया जा रहा है और उस तरह का इवेंट्स कराए जा रहे हैं, जैसे रामनवमी या फिर जब राम मंदिर का हुआ था उसमें बड़े बड़े इवेंट्स बीएचयू के अंदर करवाए जाते हैं। साथियों, जैसा कि सब स्पीकर्स ने बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में जैसे डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है, तो हम देखते हैं जो पूरा इंडिया का जो नेचर है, जो पूरे कंट्री का नेचर है, जिस तरह से ब्राह्मणिकल फैसिज्म राइज पर है, उसी तरह का ही नेचर यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज कोई आइसोलेटेड स्पेसेस नहीं है, उसी तरह का ही दमन या उसी तरह की चीजें ही यूनिवर्सिटीज में है, जिसके अगेंस्ट में जो भी चीजें चल रही है कंट्री में, यूनिवर्सिटीज में एक स्टूडेंट जो आवाज उठा रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको दबाना, क्योंकि स्टूडेंट्स के वजह से ये चीजें बाहर आ रही है या फिर लोगों तक जा रही है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। तो अगर हम जैसे मैं बीएचयू के बारे में बात करूंगी, तो बीएचयू के बारे में बात करने के लिए जो यूपी, उत्तर प्रदेश और वाराणसी का नेचर है, उसी से रिलेटेड है कि हम देखते हैं किस तरह से योगी गवर्नमेंट जो है यूपी में, वो उसका जो किस तरह से माइनॉरिटीज पर जो अटैक है, जो फैसिज्म है, किस तरह से वो बढ़ रहा है, जो पूरा बुलडोजर राज उन्होंने क्रिएट किया है, जिससे कि लगातार जो मुस्लिम्स और दलित्स है उनकी बस्तियों में, उनकी जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और एक मतलब माइनॉरिटीज पर अटैक के साथ साथ ये एक इंपीरियलिस्ट एजेंडा की तरह भी काम कर रहा है, जहां पर वो उस तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर उस तरह से डेवलपमेंट, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, उसका मॉडल जो दे रहा है। जैसा हम देखते हैं कि वाराणसी में भी जो काशी विश्वनाथ टेम्पल को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों लोगों का एविक्शन किया गया और उसको जो पूरा नेशनल एक अटेंशन दिया गया। और उसके साथ हम देखते हैं उसमें जो कई सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व है, यंग की तरह जो मोनोपोली इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो किस तरह से जो पूरा सामंती जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको जो इस तरह के कॉर्पोरेट्स हैं उनको उनके फायदे के लिए उसको यूज किया जा रहा है, जो पूरा नेक्सस है वो हम देख सकते हैं यूपी में भी और वाराणसी में भी। इसके साथ में जो बाबरी मस्जिद का के बाद में इनका जो कंटिन्यूएशन है, जो ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में है, उसको टारगेट करने का, काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ में अब ज्ञानवापी उनका अगला निशाना है कि किस तरह से वो पूरा कम्युनल टेंशन एक वाराणसी में क्रिएट किया जा रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स पर अटैक्स, साथ में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हाल ही में जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे होली, ईद, उससे पहले इस तरह की चीजें करवाई जा रही है। अभी हाल ही में वाराणसी में ही एक गांव में बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे, 10 से 14 साल के बच्चों को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो खेल खेल में पत्थर फेंक रहे थे और
ये बोला गया कि वो एक हिंदू के घर में पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि कश्मीर बनने जा रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं और हर कुछ दिनों में इस तरह के इंसिडेंट हम देख सकते हैं। तो उसी का ही एक पार्ट है जो कि हम बीएचयू में भी देख रहे हैं कि बीएचयू में भी कैसे जो पूरा इनका एजेंडा है, जैसे बीएचयू शुरू से ही जो बीजेपी आरएसएस एबीवीपी का गढ़ रहा है, आरएसएस की शाखा बीएचयू में चलती है और एबीवीपी के प्रोग्राम्स वहां पर लगातार होते हैं और एबीवीपी के फ्लैग्स पूरे कैंपस में लगाए जाते हैं, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कभी भी ये स्पेस या फ्रीडम नहीं मिलती है कि वो अपना कुछ भी प्रोग्राम के लिए उनको हॉल मिले या फिर वो अपना फ्लैग्स लगा सके। तो वो स्पेस हम देख रहे हैं कि जितनी पहले थी वो रिड्यूस होती जा रही है और अभी हाल में जैसे मोहन भागवत बीएचयू में उन्होंने एक पूरा ट्रिप लिया था बनारस में, जिसमें उन्होंने बीएचयू भी आए थे। तो जो इस तरह के लोग हैं उनको लगातार कैंपस में इनवाइट किया जा रहा है और उस तरह का इवेंट्स कराए जा रहे हैं, जैसे रामनवमी या फिर जब राम मंदिर का हुआ था उसमें बड़े बड़े इवेंट्स बीएचयू के अंदर करवाए जाते हैं। तो एक जो कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ स्टूडेंट्स की उसको कम्युनलाइज किया जा रहा है। उसी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा, तो उसमें हम लोगों पर भी लगातार जो अटैक किए जा रहे हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। हम लोगों पर जैसे बताया कॉमरेड ने कि मनुस्मृति को लेकर जो हम लोगों पर अटैक हुआ, उससे पहले 2023 में हम लोगों के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑफिस है वहाँ पे एनआईए का रेड हुआ था और हमारी प्रेसिडेंट बीएसएम की प्रेसिडेंट है आकांक्षा आजाद, उनको उसके बाद समन दिया गया था, पूछताछ किया गया था। तो उसके बाद में जो पूरा नैरेटिव बनाया गया कि एक माओवादी साहित्य मिला है और एक जो उन्होंने जोड़ा जो एक लखनऊ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से है, जिसमें वो तमाम जो एक्टिविस्ट हैं अलग अलग जगह के अलग अलग फ्रंट पे जो काम कर रहे हैं उसको उस केस से जोड़ रहे हैं। तो ये एक अटैक स्टूडेंट्स पर भी पहुंच गया है जब वो स्टूडेंट्स को भी इस तरह के नैरेटिव में जोड़ रहे हैं। और जैसे पहले जो अर्बन माओइस्ट का नैरेटिव चला, अर्बन नक्सल का नैरेटिव चला, उसी तरीके से अभी ओवरग्राउंड वर्कर का नैरेटिव चला रहे हैं कि किस तरह से जो एक ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं माओइस्ट पार्टी के, उस तरह के नैरेटिव में उनको फंसा रहे हैं। तो हमारे संगठन पे भी इस तरह का दमन हुआ और जो पूरे मीडिया का ट्रायल चला उसके बाद में, जिसमें बोला कि हम बीएसएम के ऑफिस से माओवादी साहित्य मिला है या फिर ये लोग इन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो जो कि पूरी तरह से फैक्चुअली गलत चीजें छापी गई। तो उससे पूरा माहौल बना हमारे अगेंस्ट में कैंपस के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर या फिर आसपास में। और जो स्टूडेंट जहाँ पर ये मतलब उन्होंने रेड किया था उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उसके बाद से हम देख सकते हैं कि उसके बाद भी एनआईए ने लगातार इस तरह के रेड किए हैं। जो उसने अगले साल में, इसी साल में देवेंद्र जो हैं उनके ऊपर रेड किया, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन में है आईसीएम में। उसके बाद में हमारे जो एक्स मेंबर हैं विनय, उनके ऊपर उनको पूछताछ के लिए बुलाया। तो ये इस तरह से लगातार कर रहे हैं कि ताकि एक आइसोलेट हो सके, ताकि हम लोग आइसोलेट हो सके, क्योंकि हम लोग लगातार बीजेपी और आरएसएस का जो सत्ता है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमको स्टूडेंट्स आइसोलेट करने के लिए, हमको डराने के लिए, हमको पीछे करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स कर रहे हैं। एनआईए के अलावा जो इंटेलिजेंस और एटीएस, ये सारी एजेंसीज भी इसमें मिलकर काम कर रही है। एटीएस जो यूपी में काम कर रही है उसका पूरा एक गुंडा वाला चरित्र है, जो वो गुंडागर्दी करती है और बिना किसी रूल्स और रेगुलेशंस खैर एनआईए भी फॉलो नहीं करती है, लेकिन जो एटीएस है वो खुले तौर पे गुंडागर्दी करती है और डराना धमकाना, अरेस्ट करना, फर्जी केसेस में फंसाना। कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको फर्जी केसेस में अभी जेल में है, जैसे कृपा शंकर, बिंदा, जो उनके साथ के एक्टिविस्ट हैं। तो उसी तरह हम लोगों पर भी एटीएस, हमारे मेंबर्स के भी घर में जाके एटीएस ने क्वेश्चन किया एनआईए रेड के कुछ समय बाद में। जो भी हमारे सिंपैथाइजर्स हैं जो एक्टिव नहीं हैं उनके भी घर में जाके, जिनका भी घर यूपी में था, उनके घरों में भी जाके एटीएस ने पूछताछ किया ताकि वो लोग डरे और वो लोग पीछे जाए। तो इसके अलावा 2023 में एक आईआईटी बीएचयू में गैंग रेप का इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट से भी बहुत कुछ साफ होता है वहाँ के नेचर के बारे में कि
जब ज्ञान रेप का इंसिडेंट होता है उसके बाद में हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, ज्वाइंट में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। और वो प्रोटेस्ट के बाद तीसरे दिन जो है एबीवीपी के जो गुंडे हैं वो हम लोगों पर अटैक करते हैं। तो ये अटैक होने के बाद में हम देखते हैं कि एबीवीपी हमारे अगेंस्ट में फर्जी एफआईआर दर्ज कराते हैं कि SC/ST एक्ट जैसी धाराएं हम लोगों पे दर्ज कराते हैं। और जो हम लोगों ने कंप्लेंट फाइल कराई थी वो आज तक हम लोग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और आज तक हम लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं। आज तक वो एफआईआर हम फाइल नहीं करवा सके हैं। तो ये इन जनरल भी हम देखते हैं कि एफआईआर फाइल कराना भी बहुत मुश्किल है। अगर सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस है उसमें भी एफआईआर फाइल कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से ना हो तब भी। तो बहुत ज्यादा जो इस तरह का हम देख सकते हैं इस केस में भी कि एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने जो हमारे अगेंस्ट में केस कराया वो अभी तक चल रहा है, अभी तक हम लोग उसको क्वैश नहीं करवा पाए हैं और अभी तक हम लोग उनके खिलाफ में केस नहीं करवा पाए हैं। तो इसके अलावा जो चीफ प्रॉक्टर थे उन्होंने भी उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया एबीवीपी के सपोर्ट में, या फिर बहुत सारे जो ऐसे पोजीशंस में हैं वो एबीवीपी के मेंबर भी हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर भी एबीवीपी के मेंबर हैं। तो वो साफ तौर पे जो एक बायसनेस है वो सामने से दिखती है। इसके अलावा जैसे जो बताया कि मनुस्मृति का केस के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मनुस्मृति बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में जलाई थी और उसमें जैसा आप लोग जानते हैं कि वो कितना इनह्यूमन और कितना बेकार उसमें जो लिखा हुआ है दलित और महिलाओं के बारे में। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन रखा था 25 दिसंबर को लास्ट ईयर। जो डिस्कशन हमारा डिस्कशन शुरू होने से पहले ही जो इंटेलिजेंस के लोग थे, जो गार्ड थे, वो लोग आके उन लोगों ने हमको रोका, लेकिन हमने असर्ट किया कि हमारी डेमोक्रेटिक स्पेस है और हम लोग वहां से नहीं गए, जिसकी वजह से जो उन्होंने हमको प्रॉक्टर ऑफिस लेके गए, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस, उन लोगों ने हम लोग उठा के लेके गए और वहां पर लंका से कैसे जो पुलिस स्टेशन है BHU का पास में नियरेस्ट लंका का, वहां के SHO को बुलाया। तो उनका जो एक पूरा सामंती चरित्र है पूरा, जिस तरह से वो लोग वो पुलिस और गुंडा में कोई अंतर नहीं है, जिस तरह से वो लोग बात करते हैं कि तुम लोगों की कैसे हिम्मत हुई, तुम लोग माफी मांगो वरना तुम लोग को सबक सिखाएंगे। तो जब हम लोगों ने माफी मांगने से मना किया तो फिर उन लोगों ने बोला कि तुम लोगों पे हम धाराएं लगाएंगे, तुमको जेल भेजेंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। उन्होंने उसमें इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे कानूनों का भी उल्लंघन किया, जैसे कि लड़कियों को उन्होंने रात में थाने में रखा, इलीगल है जो कि बिना किसी कंप्लेंट, बिना किसी एफआईआर, और आप लड़कियों को थाने में नहीं रख सकते हैं, तो रात भर थाने में रखा। उसके बाद जब जेल भेजा तो उसमें इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग 13 लोग जेल गए थे, जिसमें 3 लड़कियां और 10 लड़के थे, और 16 दिनों तक हमको जेल में रखा गया था। तो ये पूरी प्रक्रिया से बहुत कुछ एक्सपोज हुआ, जैसे उन्होंने थाने पे ही हमको ये बोल दिया कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों में से कोई मुस्लिम नहीं है, वरना तुम लोगों की क्या हालत होती। तो जो उनका, और वो सच्चाई है कि अगर कोई मुस्लिम होता जो कि मनुस्मृति जैसे केस में अगर इसमें इन्वॉल्व होते तो उनको बहुत टॉर्चर किया जाता। तो इसमें हम जेल में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पूरी फंक्शनिंग है, जो पूरी कास्टिस्ट फंक्शनिंग है, कि वो सबकी कास्ट को जानने के बारे में, या फिर हमने देखा कि किस तरह से जो प्रिजनर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, जो कि ज्यादातर जेलों की करीब करीब उसी तरह की है। तो उससे पूरा एक्सपोज हुआ कि जो एक बड़ा प्रिजन को कंट्री को बना दिया गया, उसी वही एक मतलब अंदर का प्रिजन भी उसी तरह का, उससे ज्यादा खराब हम लोगों को लगा। तो अभी वो वाला के हम लोगों को बेल में हम लोग बाहर आए हैं, लेकिन अभी तक वो केस चल रहा है, अभी तक उस केस के बारे में आगे कुछ नहीं हो पाया है।